नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। पीएफआई पे बैन लग चुका है। उसको लेकर के किस किस तरह की गतिविधियां थी, पीएफआई क्या कर रहा था, ये सारी जानकारी इससे पहले की वीडियो में मैं दे चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों सरकार को बैन लगाना पड़ा और ऐसा कौन सा काम कर रहा था पीएफआई जिससे पूरी डेमोग्राफी चेंज करके वो इस देश को इस्लामिक बनाना चाहता था। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। सबसे पहले जानते हैं कि सरकार ने पीएफआई पर जो बैन लगाया है उसके लिए जो वजह गिनाई हैं वो क्या है और आप उसको किस तरह से ले रहे हैं। देखिए, सरकार ने ये बताया है कि क्यों उसको अपने जो सरकार के जो आदेश निकले हैं उसे बताया गया है कि आखिर क्यों पीएफआई पे सरकार को बैन लगाना पड़ा। पीएफआई कई आपराधिक और आतंकी मामलों में संलिप्त रहा है, ये सरकार का कहना है और कई इसके लिए सबूत और घटनाओं का जिक्र भी किया गया है। बाहर से मिले फंड और समर्थन के साथ ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा था, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया है। और पिछले कई दिनों से जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने पीएफआई पर से जुड़े कई ठिकानों पे जो छापे मारे जा रहे थे उसमें कई गिरफ्तारियां हुई, हिरासत में लिए गए लोग। इस छापेमारी में लैपटॉप डॉक्यूमेंट्स जो बरामद हुए उसके बिना पे ये कार्रवाई की गई है। केंद्रीय मंत्रालय ने कहा है कि क्यों वो 5 साल के लिए पीएफआई पर और उससे संबंधित सहयोगी संगठनों पर बैन लगा रहा है। सवाल ये है कि 5 साल के लिए आखिर क्यों? इस सवाल को हम जरूर आप तक लेकर आएंगे इसके जवाब के साथ, लेकिन फिलहाल बात करते हैं उन वजहों की। केंद्र की ओर से जारी आदेश में इस संगठन पर बैन लगाने को लेकर के कई बड़ी वजह बताई गई हैं और वो उसमें कहा गया कि आखिर सरकार को क्यों मजबूरन बैन लगाना पड़ा। हालांकि गतिविधियों पे बहुत पहले से नजर रखी जा रही थी, लेकिन बैन अब जो है अनिवार्यता बन गई थी। पीएफआई के अलावा उससे जुड़े जो 8 संगठन जिनको प्रतिबंधित किया गया है, जिन पे बैन लगाए गए हैं, वो हैं रिहैब इंडिया फाउंडेशन RIF, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल AIIC और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि NCHRO के नाम से जाना जाता है, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल पर भी प्रतिबंध का ऐलान कर दिया गया है। प्रतिबंध की वजहों के बारे में केंद्र सरकार के आदेश में कहा गया है कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन गुप्त एजेंडा के तहत समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे और इस दिशा में लगातार निरंतर वो काम कर रहे थे। ये संवैधानिक ढांचे के प्रति घोर अनादर था। ये संगठन देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को डैमेज करना चाहते थे और उसके प्रतिकूल थी। इनकी हरकतें सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल खराब कर रही थी। इस आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा था। कुछ संस्थापक सदस्यों का जो है वो सिमी से नाता रहा है, कुछ नहीं बहुत जितने भी इसके दिग्गज पीएफआई के नेता हैं, जो कि कोई अध्यक्ष पद पे, कोई उपाध्यक्ष पद पे और कोई बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए थे, जिनको की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली हुई थी, उनका सीधा नाता प्रतिबंधित संगठन सिमी के साथ जुड़ा हुआ नजर आया है। यही नहीं, एमआई के संस्थापक सदस्य प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के नेता रहे हैं। इसके अलावा पीएफआई का संबंध प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB से भी रहा है। साथ ही पीएफआई वैश्विक आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जिसको कि हम ISIS के नाम से जानते हैं, समेत कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के साथ लगातार संपर्क में रहा है। उनके साथ रणनीति तैयार कर रहा था, साठगांठ थे इनके। पीएफआई पर बैन को लेकर जो बात कही गई है उसमें ये भी कहा गया है कि पीएफआई आपराधिक और आतंकी मामलों में संलिप्त रहा है, जिसके कई सबूत
मिल चुके हैं, कई इंसिडेंट्स ऐसे सामने आ चुके हैं। बाहर से मिले फंड और समर्थन के साथ यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया था। पीएफआई से जुड़े लोग कई हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, जिसमें प्रोफेसर का हाथ काटना, दूसरे धर्म के लोगों की निर्मम हत्या और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है। ये भी कहा गया है कि कई राज्यों की तरफ से इस पर बैन को लेकर के आवाज उठ रही थी, उनसे डिमांड की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात सबसे प्रमुख हैं। सरकार इन सभी राज्यों की सरकार की तरफ से पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग आई थी। सरकारी आदेश में पीएफआई से जुड़ी संस्थाओं पर पाबंदी लगाए जाने को लेकर के कहा गया है। जांच से ये पता चलता है कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन का संबंध संस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से संबंधों की जानकारी मिली है और रिहैब इंडिया फाउंडेशन पीएफआई के सदस्यों के जरिए ही धन जुटाया करता था, जो कि ज़कात के जरिए इस्लामिक देशों से आते थे और अलग अलग अकाउंट्स में जाते थे। जबकि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन के केरल के कुछ सदस्य पीएफआई से जुड़े हुए हैं और पीएफआई से जुड़े नेता अन्य संबंधित संगठनों की गतिविधियों पर निगरानी करते हैं और लगातार कई इंटरनेशनल आतंकवादी संगठनों के संपर्क में रहते थे। ये वजह बताई गई है। ये वजह बेहद खतरनाक है। इन वजहों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि ये पीएफआई देश की संप्रभुता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता के लिए, देश के समाज के लिए कितना खतरनाक था। और ये इतना खतरनाक था कि हमने शाहीन बाग में इसके असली चेहरे को देखा है, जो दंगों में तब्दील हुआ और किस तरह से कट्टरवादिता को वहां पे एक खून खराबे के साथ अंजाम दिया गया। इसके कई ऐसे उदाहरण सामने आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि जब छापेमारी चल रही थी तो किस तरह से आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उनके घरों में बम फेंका जा रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। ये सभी चीजें हम आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सच्चाई जो है, जो इंटरनल रिपोर्ट है, वो सभी तक पहुंच सके और इस पीएफआई पर लिए गए एक्शन को और पीएफआई जैसे कट्टरवादी मुस्लिम संगठनों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मैं बताऊंगी कि लव जिहाद और धर्मांतरण का कैसा नेटवर्क वहां चल रहा था। साथ ही ये भी बताने की कोशिश करूंगी कि पीएफआई क्यों देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ। जय हिंद, जय भारत।